Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are study class 6, chapter 5, exercise 5.1. First question, which of the following are models for perpendicular line? अब हमें कुछ लाइनें दी गई हैं और वो बतानी है हमें कि वो परपेंडिकुलर लाइन पे आती हैं या नहीं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या हैं, कैसी होती हैं। एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम है ए बी, देन इसे जो क्रॉस करते हुए जाएगी मतलब इसके ऊपर जो लाइन आएगी वो होती है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगी। इसे मैंने एक और कहा था कि टी शेप में बनती है ये। अब ये टी शेप कैसे भी हो सकता है, ऐसे कैसे भी फॉर्म हो सकता है टी शेप। तो मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है ये हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। अब पहले तो एडजेसेंट एजेस क्या होती हैं, वो अगर वो हमें पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि टेबल टॉप पे जो एडजेसेंट एजेस हैं क्या वो परपेंडिकुलर है या नहीं। सपोज कि ये टेबल का टॉप है। अब टेबल के टॉप कैसा होता है कि वो टॉप किसी ना किसी बेस पे तो बनता है ना, तो जो लोहे की पाइप या लकड़ी पे जो चार स्टम्प पे जो बनता है उसके ऊपर टॉप रखा रहता है उसे बोलते हैं एजेस। तो वो जो टॉप जिस परपेंडिकुलर जो लाइन है या लोहे का जो पाइप है उस पे उसे हमें कहा है कि वो एजेस है। ये टेबल का टॉप है और सपोज कि ये उसके पाइप है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हुआ तो यस इट इज ट्रू। तो या तो यस लिख देना या राइट कर देना कि हाँ हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो करेक्ट है कि हाँ टेबल टॉप की जो एजेस होती हैं वो परपेंडिकुलर बनाती हैं। बी क्या है, द लाइन ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक क्या होता है, रेलवे लाइन की पटरी। तो रेलवे लाइन की पटरी पे क्या वो परपेंडिकुलर बनाती है, तो रेलवे लाइन तो सीधी एक होती है, उस पर तो कोई परपेंडिकुलर बनता नहीं है, इसलिए ये नो। थर्ड मतलब सी क्या है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब ये क्या बोल रहा है कि जो लेटर एल है उसमें जो लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन सेगमेंट से बनके जो लेटर एल बना हुआ है ये है एक लाइन सेगमेंट और ये है एक लाइन सेगमेंट। मतलब ये एल बन गया, एक ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट। तो ये जो एल जो लेटर बना है क्या इसमें परपेंडिकुलर है, हाँ है, ये इसकी परपेंडिकुलर है तो ये भी यस। डी क्या है, द लेटर वी। जैसे हमने एल लेटर निकाला था वैसे हमें वी का बताओ, तो वी कैसे बनता है, ऐसे। अब क्या वी परपेंडिकुलर है, क्या हो ही नहीं सकता वी, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ होता तो ये वी, पहली बात तो अगर ऐसा कुछ होता तो वी लेटर ही नहीं होता, पर ये ऐसा है नहीं तो ये नहीं, नो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ABCD। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेट PQ line segment be the perpendicular to the line segment XY. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? अब हमें क्या बोला है, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है वैसे तो पहले हमें रफ डायग्राम या फिर रफ एक लाइन सेगमेंट से जो भी फिगर बन रहा है वो पहले हम बनाते हैं। क्या बोला है, PQ लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट XY के ऊपर। तो मतलब XY के ऊपर PQ परपेंडिकुलर है तो पहले क्या बनेगा XY, तो ये हो गया हमारा X, ये हो गया Y। अब क्या बोला है कि इसके ऊपर PQ परपेंडिकुलर है तो ये हो गया PQ परपेंडिकुलर। बट इसमें एक और बात बोली है कि PQ जो है XY के ऊपर परपेंडिकुलर वो एक इंटरसेक्ट, मतलब एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे P नहीं आ सकता है क्योंकि XY पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लाइन और नीचे जाएगी, ठीक है। तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसे बोला है इनने A। ये हो गया P, ये हो गया Q।
अब जैसा जैसा हमें क्वेश्चन ने बोला था वैसा हमने एक फिगर बना लिया है। अब हमें क्या बोला है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल PAY। अब देखते हैं PAY कहाँ है, PAY मतलब ये वाला एंगल बोला है हमें कि ये कौन सा एंगल है, इसका क्या मेजरमेंट है। और कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में, नहीं और कुछ भी नहीं बचा है, बट हम इसमें पहले गिवन लिखते हैं। क्या था हमारा गिवन, PQ इज परपेंडिकुलर टू XY, ये हमारा गिवन था जो हमने फिगर बनाया देख के। अब हमें बोला है कि PAY का क्या मेजरमेंट है, तो ये 90 डिग्री है, अलग ही दिख रहा है हमारा 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर एंगल PAY इज इक्वल टू 90 डिग्री और राइट एंगल। Okay student, now come to the next question, question number 3. There are two sets square in a box. एक बॉक्स है उसमें दो सेट हैं स्क्वायर के। What are the measure of the angle that are formed at these corners? अगर हम उसे मेज़र करें उसके कॉर्नर से तो वो कौन से एंगल पे होगा ये हमें बताना है। Do they have any angle measure that is common? और हमें जब एंगल बता देंगे तो फिर अब लास्ट में हमें ये भी बताना है कि क्या उन दोनों स्क्वायर बॉक्स में से कोई एंगल कॉमन है। तो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3rd, देयर आर टू सेट्स ऑफ स्क्वायर बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में हमें टू सेट स्क्वायर बनाना है। तो हम ऐसे कुछ बना लें, हमें एंगल बोला है इसलिए हम इसे ऐसा फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये थोड़ा छोटा बन गया, इसे फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये बन गए हमारे एंगल। अब हमें इस पे, ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री जो कि अलग ही स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये भी 90 डिग्री हो गया हमारा। अब जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारा ये जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल भी हमारा 45, मतलब ये दोनों एंगल हमारे सेम होते हैं। और हम जब सेकंड पे आते हैं 30 और 60 का बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन में से। अब हमें क्वेश्चन में दो स्क्वायर एंगल बनाने को बोले थे तो हमने बना लिए। तो फर्स्ट वाला जो ए वाला जो है और ये बी, ए में कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं, पहले तो 3 एंगल बन रहे हैं। कौन से, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। अब बी की बात करें हम, बी में क्या है 45 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। ये ए में हमारे 3 एंगल बने हैं और बी में हमारे 3 एंगल बने हैं। क्वेश्चन में एक पार्ट तो हमसे यही पूछा था कि कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, और एक और पार्ट इसी में पूछा था कि ए और बी के जो एंगल बन रहे हैं क्या उन दोनों में से कोई कॉमन एंगल निकल रहा है। तो हाँ निकल रहा है, कौन सा, 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी है। अब यहाँ मत कंफ्यूज होना कि 45 डिग्री भी है 45 डिग्री भी है, बट ये 45 डिग्री 2 बार तो है, लेकिन ये एंगल बी में है, एंगल ए में नहीं है। हमें कॉमन ए और बी दोनों में से देखना है, ना कि बी या बी में से या ए में से। तो ए से हमारा 90 डिग्री है, बी से हमारा 90 डिग्री है, तो जो कॉमन एंगल है हमारा वो है 90 डिग्री। ओके, अब नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, question number 4. What is the question number 4?
स्टडी द डायग्राम, हमें एक डायग्राम दिया है, उसे देखना है, उसे स्टडी करना है। द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, उसने क्या दिया है, L जो लाइन है वो M के परपेंडिकुलर है। अब ये एक डायग्राम है, फिगर है, उसे मैं बोर्ड पे बनाती हूँ, फिर उसके थ्री हमारे कुछ पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा डायग्राम, एक L लाइन है जिस पे M लाइन परपेंडिकुलर है। अब उसमें 0 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट है और ABCDEFGH कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो कि कुछ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे शो हैं। अब हमें इसके बेस पे या फिर इस डायग्राम को देख के कुछ पार्ट सॉल्व करने हैं। तो ए पार्ट क्या है, CE इज इक्वल टू EG। अब पहले हम देखते हैं CE कहाँ है। CE कहाँ है, ये रहा C एंड देन ये रहा E, मतलब इतना कुछ। ये क्या इक्वल है EG के। अब E और G कहाँ है, ये E है और ये G है। अब देखते हैं C और E के बीच में कितना डिस्टेंस है, पहले हम ये देखते हैं। तो C और E के बीच में कितने डिस्टेंस है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। और यहाँ कितने अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ भी सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट ये और एक अल्फ़ाबेट ये। मतलब ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट के बीच में वो इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये दोनों इक्वल हैं। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे। पहले हम इसको रब कर देते हैं ताकि समझने में इजी हो। क्या है, PE बाइसेक्ट CG। अब बाइसेक्ट क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर है, बट अगर हम इसे बाइसेक्ट देखें तो ये हो गया A, ये हो गया B। बाइसेक्ट के लिए हमें इसे नाम देना पड़ेगा O। तो ये अगर बाइसेक्ट है तो कैसे होगा, AO इज इक्वल टू OB, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसी का मैंने इंट्रोडक्शन में एक और एग्जांपल दिया था कि ये A है, ये O है और ये B है। तो इस केस में क्या होगा, AO इज नॉट इक्वल टू OB। मतलब हमारा फिर से रिवाइज हो गया, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दोनों के जो लाइन सेगमेंट हैं दो, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, उसका मतलब होता है बाइसेक्ट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, PE बाइसेक्ट CG। अब पहले हम PE देखते हैं, PE कहाँ है, ये रहा P। अब क्या बोला है, E, मतलब ये पॉइंट। क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, C और G को। अब C और G कहाँ पर है, C और G, मतलब ये जो लाइन है क्या ये बाइसेक्टर है C और G के। देखो, यस इट इज़ बाइसेक्ट ऑफ CG। क्यों, क्योंकि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हो गया यस। अब हमारा C वाला पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट। हमें कोई भी दो लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई करनी है फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। तो अब इस पे हम देखते हैं कौन से, P और E, ये हमारा, इसे हम यहाँ ले लें तो भी चलेगा, ठीक है। तो P और E, ये हो गया हमारा P और E। तो अब इस पे हमें आइडेंटिफाई करना है दो लाइन सेगमेंट। तो कोई सी भी ले सकते हैं, हम AB ले सकते हैं, इधर से GH ले सकते हैं, बस हमें बाइसेक्ट इक्वल लाइन में करनी है। तो कोई सा भी पार्ट ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं ये B ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम G उठा लेते हैं, और ये हो गया D और ये हो गया F। तो मतलब ये C वाला पार्ट, इसमें हम लिखेंगे B F एंड D, सॉरी G लिया था अपन ने इक्वल डिस्टेंस पे, BG एंड DF। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट D। आर दिस ट्रू। अब क्या ये सही है, आर दिस ट्रू मीन्स क्या ये सही है। क्या, कुछ पार्ट्स दिए हैं, A, पहले मैं सारे पार्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ।
1 दिया है AC is greater than FG। सेकेंड वाला जो है CD is equal to GH। थर्ड वाला जो है हमारा BC स्मॉलर देन EH। ये हमारे 3 पार्ट यहाँ पे गिवन है। अब फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। AC इज ग्रेटर देन FG। अब ये हमें देखना कहाँ है, ऑब्वियसली इस डायग्राम में। AC कहाँ है, ढूंढो पहले AC कहाँ है हमारा। ये है A और ये है C। तो इतना डिस्टेंस क्या बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, क्या बड़ा है FG के। F कहाँ है, FG के। देखो A और C के बीच में B आ रहा है, F और G के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यस इट इज ट्रू, AC इज ग्रेटर देन FG। तो यस इट इज ट्रू। हाँ, इसमें ट्रू पूछा था ना, तो ट्रू और फॉल्स लगाना है T। अब सेकेंड नंबर क्या है, CD इज इक्वल टू GH। पहले हम CD ढूंढते हैं, कहाँ है, ये तो रहा हमारा C और ये रहा D, ठीक है। सेकेंड क्या है, GH को देखते हैं अब हम। G और H क्या दोनों इक्वल हैं, तो C और D के बीच में कुछ भी नहीं है, G और H के बीच में भी कुछ नहीं है, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो यस इट इज ट्रू। थर्ड वाला क्या है, BC इज स्मॉलर देन EH। पहले सेम BC देखते हैं, कहाँ है, ये रहा B और ये रहा C। BC इज स्मॉलर देन EH। E कहाँ है, यस BC के बीच में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 2 अल्फाबेट हैं, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है और ये स्मॉलर है। तो BC स्मॉलर देन EH, मतलब ये भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। अब एक्सरसाइज 5.6 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।